चलिए, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट। लाइटिंग का जो टॉपिक है ना, ये हमारा एंड हो गया है, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो टुडे वी विल स्टार्ट वेल्डिंग, और तकरीबन इतनी ही लेंथ का ये वाला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। सो वेल्डिंग जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसके अलावा छोटी छोटी वर्कशॉप्स पे भी वेल्डिंग होती है। ठीक है, वेल्डिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह से है कि ये एक ऐसा सिर्फ ऐसा ये एक प्रोसेस है जो कि स्पेस में भी होता है। ठीक है, स्पेस में जहाँ पे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे भी जब उनको मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत होती है तो ये वेल्डिंग जो है इवन वहाँ भी की जाती है, क्योंकि लीक प्रूफ सिस्टम जो है वो हमें चाहिए होते हैं कई जगहों पे। ठीक है, तो वेल्डिंग जो है वो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस। फिर ये जो है यानी इसकी क्या डिटेल्स वगैरह हैं वो हम जो है वो अब स्टडी करते हैं। अच्छा, व्हाट इज वेल्डिंग? सो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ परमानेंट जॉइनिंग टू मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स। कि हमने एक्चुअली दो चीज़ों को परमानेंटली ज्वाइन करना होता है। ठीक है, यानी ये नहीं है कि टेम्परेरी ज्वाइनिंग है, बल्कि परमानेंट ज्वाइनिंग। सो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ परमानेंट ज्वाइनिंग टू मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटेलिक चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है कि मेटेलिक चीज़ें ही होती हैं, या आप एलॉयज भी कह सकते हैं। ठीक है, सो लोकलाइज्ड थ्रू लोकलाइज्ड क्वेलिसेंस थ्रू लोकलाइज्ड क्वेलिसेंस जो है ये इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर रिजल्टिंग फ्रॉम a suitable combination of temperature, pressure and metallurgical conditions। यानी localized coalescence जो है वो कैसे बनेगा? जब आप एक खास टेम्परेचर, प्रेशर और जो कि मेटलर्जिकल जो कंडीशंस हैं, मेटलर्जिकल कंडीशंस यानी आपको पता है कि जिन दो मेटल्स को आप वेल्ड कर रहे हैं उनकी क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो लोकलाइज्ड क्वेलिसेंस से मुराद ये होता है कि जिन जिन दो चीज़ों को आप कंबाइन कर रहे हो, या जिन दो चीज़ों के फेसेस को आप कंबाइन कर रहे हो, उनके दरमियान जो है वो, यानी अगर लेट से एक एक ये चीज़ है और जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आपने, यानी ये आपने वेल्ड करना, एक ये वाली चीज़ है, एक ये मेटल है, ये उसका फेस है। ठीक है, और एक जो है वो ये वाली मेटल है, ये उसका फेस। ठीक है, सो वी हैव टू थिंग्स टू कंबाइन। सो दिस इज फर्स्ट मेटल एंड दिस इज द सेकंड मेटल। और अब लोकलाइज्ड से मुराद ये हो गया कि ये लोकल, लोकल से मुराद ये होता है कि वो हिस्सा जहाँ पे आप वेल्ड करना चाहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लोकल। ठीक है, ये लोकल। एक सेकंड में आपको पेन लेंगे। तो ये जो है ये आपके पास लोकल बन गया, ये वाला। ठीक है, तो लोकल से मुराद ये होता है
कि जहां पर हमारा फोकस है, ठीक है, तो वो चीज ऑक्सिलरी या लोकल कहलाती है। और कोएलिसेंस जो है, कोएलिसेंस जो है इससे मुराद ये होता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि इससे मुराद होता है बॉन्डिंग, कि आप की जो चीज़ें हैं, आपकी जो कंसर्न मेटल्स हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, सो दैट इज मेंट बाय लोकलाइज्ड कोएलिसेंस। तो ये वेल्डिंग का डेफिनेशन है। ठीक है, सो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस of permanent joining two materials, usually metals, through localized coalescence, resulting from a suitable combination of temperature, pressure and metallurgical conditions. अच्छा, एक और भी इससे मुराद ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी इसमें शामिल ना हो। ठीक है, थर्ड पार्टी, लोकलाइज्ड से मुराद ये भी होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी से क्या मुराद है, यानी कि यहाँ पे बाजू का आप फिलर भी लगाते हैं, फिलर। ठीक है, यू आल्सो अप्लाई फिलर है, वो भी लोकल में ही आ जाएगा। ठीक है, लोकल फिलर जो है वो भी लोकल, क्योंकि हमने फिलर को अप्लाई किया ना दोनों मेटल्स के दरमियान, ताकि वो अच्छा वेल्ड हो जाए। कहीं फिलर हम अप्लाई करते हैं, कहीं फिलर हम अप्लाई नहीं करते। सही, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है और वेल्ड की टाइप क्या है, क्योंकि वेल्डिंग की कई टाइप्स है, वो भी हम पढ़ेंगे। सही है, तो द पॉइंट इज कि एक, दो और तीन, इन तीन चीजों के अलावा कोई चीज ना आए। फोर्थ वन जो चीज होगी ना, फोर्थ वन विल नॉट बी विल नॉट बी कॉल्ड विल नॉट बी कॉल्ड एज लोकल। उसको मैं फिर लोकल नहीं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा ये एक्सटर्नल है। यानी लोकल का ऑपोजिट जो है, लोकल का जो ऑपोजिट है उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। इसका मतलब ये कि अब कोई एक्सटर्नल चीज शामिल हो गई। मिसाल के तौर पर जैसे कि एयर, अगर हमने ख्याल ना रखा वेल्डिंग के दौरान और एयर भी एज अ फोर्थ, आप यूँ कह लें कि ऑब्जेक्ट, जो कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होगा, इसमें शामिल हो गई, तो फिर वेल्ड आपका लीक प्रूफ वेल्ड नहीं बनेगा, बल्कि वेल्ड आपका यूँ कहना चाहिए लीक प्रूफ नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए वेल्ड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा और वो खुल जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और जो है उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, वीक वेल्ड बनेगा और ओपन हो जाएगा कुछ अरसे में। ठीक है, हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते कि ये दो चीज़ें आपस में वेल्ड हो गई। तो ये मतलब है कि लोकलाइज्ड क्वेलिसेंस जो है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फिर महारत पे डिपेंड करता है कि जो वेल्डर की महारत है वो क्या है। ठीक है, तो इन ऑर्डर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इस कदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि आप ये देखें कि जो आपके डैम्स बनते हैं, आप किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का नाम लें, जो कि चलें यूँ कह लें कि जो सिविल सिविल टाइप का जो प्रोजेक्ट होता है, इवन इलेक्ट्रिकल में भी आप ये टावर्स देख लें, अपने जो इलेक्ट्रिकल टावर्स हैं, दे आर ऑल वेल्डेड। ठीक है, और कहीं नट एंड बोल्ट भी लगा होता है। तो मतलब वेल्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो जिसकी डिमांड भी बहुत होती है। इसलिए कई लोग जो है वो सिर्फ वेल्डिंग को ही, वेल्डिंग में ही डिप्लोमा और इस तरह की सर्टिफिकेट डिग्री कर लेते हैं और फिर जो है वो मतलब उनकी डिमांड भी काफ़ी होती है। Now, in order to obtain coalescence between two metals, there must be a combination of proximity and activity between the molecules of the pieces being joined sufficient to cause the formation of common metallic crystals. ठीक है, कि यही जो मैं आपको क्वेलिसेंस बता रहा था कि क्वेलिसेंस क्या होता है, तो उसका मतलब यही है कि अगर आपने बॉन्डिंग करनी है, सही मानों में बॉन्ड बने बिटवीन द टू मेटल्स, और किस तरह का बॉन्ड बने कि बॉन्ड बनने के बाद वो दो मेटल्स जहां से जुड़ गई हैं वहां आपका कॉमन कॉमन जो है वो मेटेलिक क्रिस्टल जो है वो बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो दोनों जो चीजें हैं, दोनों जो मेटल्स हैं, उनमें
क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, यानी दोनों बहुत ही पास होनी चाहिए वेल्ड करने के वक्त। जब आप वेल्ड कर रहे हैं, द टू मेटल्स दैट आर टू बी वेल्डेड मस्ट बी सो क्लोज टू वन अनदर, एंड इफ द फिलर यू वांट टू अप्लाई, और फिलर की एप्लीकेशन इतनी महारत या इतनी स्किलफुल हो, इतनी स्किल्ड तरीके से फिलर को आप अप्लाई करें कि जब वो वेल्ड बने तो हम यूँ कहें कि जो ये वेल्ड है वो तीन उसका जो क्रिस्टल है वेल्ड का, यानी जो अब वो मेटल एक नई मेटल बन जाती है, तो वो इन तीन चीज़ों पर ही मुश्तमिल है। जैसे अभी मैंने बताया था, ये उसी की ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि अगर आप सही बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो दो मेटल्स को बहुत ही क्लोज रखना पड़ेगा। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है कि बहुत ही क्लोज रखना पड़ेगा, ताकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एक्टिविटी, यानी मेटल नंबर 1 के मॉलिक्यूल्स और मेटल नंबर 2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो, यानी अगर ये मेटल नंबर 1 है और ये इसका मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेट्स से ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं और ये इसका न्यूक्लियस है, सारी बात है, और बाहर वो जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी तरह से जो मेटल नंबर 2 है वो आपने यहाँ पे इस तरह से दिखानी है। ठीक है, दिस इज योर मेटल नंबर 2, दिस मेटल नंबर 1। इसके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो जब आप इतना क्लोज रखेंगे तो, और हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये जो भी कोई प्रोसेस आप वेल्ड मेथड वेल्ड का आप अप्लाई कर रहे हैं, जब आप इन दोनों को इतना क्लोज रखेंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है या बॉन्डिंग जो है वो आपस में बना सकेंगे, सच दैट कि ये वाला जो अब एक उन दोनों के दरमियान वेल्ड हो गया, ये वाला इसको भी मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास ये जो है आप यूँ कह लें कि ये थर्ड मेटल के तौर पर सामने आए, थर्ड मेटेलिक थर्ड मेटेलिक फॉर्म के तौर पर आपके पास सामने आना चाहिए। यानी ये वाला जो वेल्ड है इट मस्ट कम आउट एज, क्योंकि एक मेटल ये होगी एक मेटल ये होगी, अब ये दोनों का जो कम्बिनेशन है इट शुड कम आउट एज थर्ड मेटेलिक फॉर्म, यानी इस कदर आपस में ये सही तरीके से फ्यूज हो जाए। ठीक है, यानी ये इतना अच्छा फ्यूज हो आपस में, फ्यूज का मतलब ये होता है कि आपस में जुड़ जाना, इतना अच्छा आपस में ये फ्यूज हो कि ये कॉमन, वो कह रहा है कि एक मेटल बन जाए, दोनों का एक कॉमन मेटल बन जाए, कॉमन मेटेलिक क्रिस्टल बन जाए। ठीक है, तो अच्छा फिर जो है अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, ये जो डेफिनेशन पे मैंने जरा थोड़ा सा टाइम लगाया है, तो यू वुड सी के ये आपको मजीद आगे हेल्प आउट करेगी जहाँ भी हम चीज़ों को अब आगे स्टडी करने लगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यानी ये दो मेन चीज़ें हैं जिसकी बेस पर आप कहते हैं कि यानी कहते हैं ना कि जी वेल्डिंग की कितनी टाइप्स हैं, तो हम कैसे टाइप्स बनाएं, हम कैसे क्लासिफाई करें वेल्डिंग को, वो दो मेन चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज द कम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड द सेकंड वन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि आप सोर्स ऑफ एनर्जी क्या ले रहे हो, गैस ले रहे हो, आर्क ले रहे हो, ठीक है, या अपना रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, और इस तरह से आगे इसके टाइप्स हैं वो अब हम देखते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस तरीके से भी हम वेल्डिंग की टाइप्स बनाते हैं या इस तरीके से भी हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और वो क्या है कि फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर विद नो प्रेशर टू अ हाई प्रेशर विद लो टेम्परेचर। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर जो है, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है वेल्ड के वक्त, तो आप तकरीबन ना होने के बराबर आप प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं वो अगर दोनों अपनी लिमिटेड वैल्यू पर लगेंगी, यानी दोनों अगर आप अपनी इन दोनों को इनकी मैक्सिमम वैल्यूज पर लगा देंगे तो वेल्ड जो है वो ओवर वेल्ड हो जाएगा, और ओवर वेल्डिंग जो है वो भी खराब होती है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ से बताया
कि फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर, कि जहाँ जहाँ हम हाई टेम्परेचर रखते हैं, जहाँ हीट हाई होती है वहाँ प्रेशर ना होने के बराबर होता है, और जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ टेम्परेचर फिर हम लो कर देते हैं या उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि ज़ीरो ही हो गया, ठीक है। तो ये नो का मतलब आप ज़ीरो ना समझें, बल्कि यूँ समझें कि जो है वहाँ पे फिर प्रेशर को हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। नो या लो से मुराद मतलब है कि कंट्रोल, ठीक है। तो बाउज का टेक्स्ट ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसको ना फिर एक्सप्लेन हम करते हैं तो उसको आपको समझ जाना चाहिए कि टेक्स्ट लिखा अगर ऐसे जैसे विद नो प्रेशर, तो इट डजंट मीन के द प्रेशर इज जीरो। प्रेशर जीरो अगर हो जाएगा तो वेल्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल्ड प्रेशर एंड कंट्रोल्ड टेम्परेचर। द सेकेंड वन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास गैस भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस या ऑक्सी हाइड्रोजन हम यूज करते हैं। फिर इसी तरह सोर्स ऑफ एनर्जी के तहत जो टाइप्स हैं वेल्डिंग की, ये वो है आर्क वेल्डिंग जो है उसमें जो है आपके पास आर्क बनती है, ये बिल्कुल वही आर्क है या उसी तरह की ही ये चीज़ है जैसे हम सर्किट ब्रेकर में पढ़ कर आए हैं आर्क। और आर्क में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जो कि वेल्डिंग में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने आर्क जो है वो हम यूँ करते हैं कि हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो आर्क बन जाती है, ठीक है। तो कार्बन आर्क, ठीक है। अब ये आर्क की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है, कि आपने क्या आपके पास इलेक्ट्रोड या फिलर आपके पास है। सो कार्बन आर्क, मेटेलिक आर्क, मेटल आर्क, ये हम ना इसमें कुछ आगे इसकी टाइप्स को तफसील से पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारा पता चल जाएगा। सबमर्ज्ड आर्क ये हम पढ़ेंगे। इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, इसमें भी आर्क यूज होती है। कार्बन आर्क, मेटल आर्क, सबमर्ज्ड आर्क, इनर्ट गैस वेल्डिंग। फिर उसके बाद TIG एंड MI यानी टंगस्टन इनर्ट गैस एंड मेटल इनर्ट गैस, ये बहुत अहम प्रोसेसेस हैं, ज़रा लार्ज स्केल वेल्डिंग पर इस्तेमाल होते हैं, तो इसको भी हम आगे इस टाइप को भी पढ़ लेंगे। प्लाज्मा आर्क, प्लाज्मा आर्क से मुराद ये होता है, प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आयन्स होते हैं, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, तो उससे हम आर्क बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना शुरू में कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में मिलाते हैं, तो जिन चीज़ों से हम मिलाते हैं उन चीज़ों की प्रॉपर्टीज के मुताबिक आर्क की क्लासिफिकेशन हो। जैसे पीछे था ना कार्बन आर्क, ठीक है, कार्बन आर्क, जारी बात है इससे मुराद आर्क में कार्बन है, तो इसका मतलब ये है कि द मेटल्स, द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ कार्बन और फिलर इज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो लेकिन हम चूंकि आर्क की टाइप बता रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोड्स ही कहेंगे, ठीक है। फिर इस तरह ही अगर आप प्योर मेटल यूज कर रहे हैं तो मेटल आर्क बन जाती है। सबमर्ज्ड आर्क क्या है, ये अलग एक टाइप है। इनर्ट गैस, जहाँ पे गैस भी आप यूज कर रहे हैं साथ में, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोस्लैग वगैरह ये क्या है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अच्छा ये अगली टाइप है जिसमें आप जो है रेजिस्टेंस को हाई रख के, जैसे हमने कई दफ़ा ये वाला फार्मूला पढ़ा है कि H इज इक्वल टू यानी हीट जो है दैट इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। अगर आप रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के जरिए आप हीट पैदा हो गया, आई तो करंट हो गया ना और टी तो टाइम हो गया, तो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जरिए हम हीट पैदा कर सकते हैं, उसको फिर हम नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। उसकी आगे जो टाइप्स हैं ये वो है, जिस तरह ये आर्क वेल्डिंग की आगे टाइप्स हैं, इसी तरह से ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग की आगे टाइप्स हैं। स्पॉट स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है, ये आज हम इसमें से कुछ पढ़ेंगे भी, ये स्पॉट पढ़ लेंगे आज। पहले हम ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर वो जो है ना आर्क वेल्डिंग की तरफ जाएंगे। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग क्या है, सीम वेल्डिंग। स्पॉट का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पर वेल्ड हुआ है, नगट जिसको आप बोलते हैं, नगट वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस वेल्डिंग, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, ठीक है। और ये जो है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग की टाइप्स है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में फ्रिक्शन वेल्डिंग आ जाती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, एक्सप्लोसिव फोर्ज एंड डिफ्यूजन वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से मुराद ये होता है, सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स जो हैं
ये आपके पास जैसे कि इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आप जो है यानी जैसे हमने देखा है कि जब आप की फ्रिक्शन पैदा होती है दो चीज़ों के दरमियान तो हीट भी जनरेट होती है। लाइक जब आप ऑटोमोबाइल को एकदम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है उसकी उसकी वजह से एक हीट पैदा होती है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि आपके जो टायर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो अगर हम इसी फ्रिक्शनल हीट को वेल्डिंग में इस्तेमाल कर लें, सो दैट इज द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, क्योंकि अब जिन दो चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन पैदा की जाएगी, ठीक है, दे मे बी मेटल्स, दे मे बी इंसुलेटर्स, ठीक है, लेकिन प्रोसेस जो है वो फ्रिक्शन का होगा, इसलिए हम उसको फ्रिक्शन वेल्डिंग कह रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस वाइज कुछ नाम है। प्रोसेस जो हम ऊपर भी जैसे स्पॉट है, ये अच्छा, इसमें ये बात नोट कर लें हाँ कि कुछ नाम जो हैं वो प्रोसेस वाइज हैं, और कुछ नाम जो हम रख देते हैं वो होता है कि जिस तरह का वेल्ड बना है। मिसाल के तौर पर ये बट वेल्डिंग है। अब बट बट वेल्डिंग से मुराद ये है कि वेल्डिंग के बाद एक एक बट बन जाता है वेल्डिंग का, यानी कि हमें वो नजर आता है, वेल्ड हमें नजर आ रहा है। वेल्ड जहाँ पर नजर आ रहा हो उसको हम बट बट वेल्डिंग कहते हैं। बट वेल्डिंग में भी आगे फिर कई टाइप्स ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग और इस तरह से। तो यानी ये जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, कुछ प्रोसेस वाइज है और कुछ जो प्रोडक्ट बन जाती है वेल्ड की, उस तरह से हमने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ये भी प्रोसेस वाइज नाम है। ठीक है, और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, इसमें हम कुछ एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। फोर्ज एंड डिफ्यूजन वेल्डिंग। फोर्ज से मुराद ये होता है कि एक होता है कास्ट स्ट्रक्चर, एक होता है फोर्ज स्ट्रक्चर। फोर्ज जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू कास्टिंग। कास्टिंग ऐसी होती है जैसे ईंट बनना, ईंट ईंट जो है वो एक भट्टी में बनती है, वो कास्टेड चीज है, यानी वो टूट जाती है, फ्रेजाइल है। लेकिन फोर्ज मटेरियल जो होता है ना, ये बहुत मजबूत होता है और टूटता नहीं है। तो फोर्ज एंड डिफ्यूजन वेल्डिंग, यानी ये भी आप यूँ कह लें कि ये प्रोसेस वाले, प्रोसेस वाइज ये नाम है। ठीक है, फिर थर्मोकेमिकल वेल्डिंग है जिसमें हीट और कुछ आप केमिकल वगैरह यूज करते हैं, जिस तरह से आपने ये थर्मिक वेल्डिंग या एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है, अब ये देखो, ये करते हम आर्क के तहत, करते हम आर्क से हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना आर्क वेल्डिंग, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस इसमें आर्क का होगा, लेकिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल है उस तरह से इसका नाम रख दिया गया है थर्मोकेमिकल वेल्डिंग। और हीट जो हम जनरेट करेंगे वो आर्क से करेंगे। ठीक है, इस तरह से। सो रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्ड। अब ये रेडियंट एनर्जी जो है इसमें इलेक्ट्रॉन बीम आ जाती है या लेजर बीम वेल्डिंग, ये प्रोसेस। अच्छा, तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग द सेटिस्फैक्ट्री वेल्ड्स, कि अगर आप एक सेटिस्फैक्ट्री वेल्ड लेना चाहते हैं तो थंब रूल क्या है, यानी मेन क्या दो चीजें हैं जिसमें हमें चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है, कि आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलायबल हो, रिलायबल। सो एनर्जी सप्लाइड इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ हीट। होती हीट ही है, हीट नहीं होगी तो वेल्ड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो हीट का जो सोर्स है वो रिलायबल हो, जैसे कि फ्लेम के जरिए आप हीट दे सकते हो, जिसमें गैस वेल्डिंग के जैसे मैं बता रहा था। ठीक है, आर्क अगर आपने क्रिएट करनी है तो आर्क का सोर्स रिलायबल हो, यानी इलेक्ट्रिकल सोर्स आपका रिलायबल हो। ठीक है, इसी तरह से आपकी इलेक्ट्रोड्स रिलायबल हो, क्योंकि आर्क के केस में आप इलेक्ट्रोड्स के जरिए करते हैं। फ्लेम तो बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आपकी इलेक्ट्रोड नहीं होती और आप फ्लेम दे रहे हो। ठीक है, तो आर्क में आपकी इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिकल सोर्स आ जाता है। इसी तरह से द रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग कर रहे हो तो रेजिस्टेंस रिलायबल होनी चाहिए। रेडियंट एनर्जी, रेडियंट एनर्जी आप जिस सोर्स से अगर आप दे रहे हो, ठीक है, वो हीट की फॉर्म में रेडियंट एनर्जी है, या और जो है वो वेव्स की सूरत में रेडियंट एनर्जी है, तो इट मस्ट बी रिलायबल और बाय मैकेनिकल मींस। और अगर या आप मैकेनिकल मींस के तहत ये जो जैसे ये लिखा हो ना फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये बहुत आप यूं कह लें कि ये हाई टेक
वेल्ड टाइप है जिसके लिए इंतहाई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का होना जरूरी है, जो कि इतनी फ्रिक्शन पैदा कर देंगे। यानी आप आज आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन वेल्डिंग वहां पे होगी वेयर द टू मेटल्स मस्ट बी रब, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर इन सच अ वे कि इतनी फ्रिक्शन क्रिएट हो कि जो कि आपका वेल्ड बना दे। इसका मतलब ये है कि यानी ये एक अच्छा खासा कंट्रोल्ड और हाई टेक इक्विपमेंट होगा, और उसकी रिक्वायरमेंट फिर कुछ इस तरह की होगी। बहरहाल अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ये डिपेंड करता है कि देखिए ना इसका अल्टरनेट क्या है। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड फ्रिक्शन वेल्डिंग, यू वुड सर्टनली नॉट प्रेफर, ठीक है। और अगर उसको किस किस वजह से किया जा रहा है वो हमें दूसरी टाइप में मिल जाता है तो फिर हम इसको नहीं करेंगे। तो कुछ रिसर्च के साथ साथ आई ये चीज़ें जैसे अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस और बायो एक्सप्लोजन। लेकिन अब अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जो हैं, जैसे आप यूँ कह लें जैसे मॉसफेट का जो गेट होता है, या इवन सिंपल एक ट्रांजिस्टर का जो आपके पास बेस है, या मॉसफेट का एफईटी का जो गेट है, उसको जैसे आप 10 किलो हर्ट्ज और 50 किलो हर्ट्ज का आप एक कैरियर सिग्नल दे रहे होते हो, या आपका मोबाइल जो कैरियर सिग्नल है उसकी वाइब्रेशंस जो हैं, यानी अगर आप उसको जो है वो सोर्स ऑफ हीट अगर आप बना लें तो भी वेल्ड हो जाएगा, और बाय एक्सप्लोजन। बहरहाल ये सारे सोर्सेज मतलब ये है बताने का, द टू मस्ट बी रिलायबल, ठीक है। सरफेस कॉन्टेमिनेट्स के कंटेमिनेशन जो है, यानी कि डस्ट और डर्ट, या अब यहाँ पर बताया हुआ है कि हम किन कंटेमिनेशन को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फिल्म्स हैं। ऑर्गेनिक फिल्म से मुराद ये होता है कि आपकी जो कार्बन फिल्म्स हैं, जो कि आपके सोर्स ऑफ हीट के ऊपर, या आपकी जो दो चीज़ें जिन्होंने वेल्ड होना है उसके ऊपर अगर आपकी ये चीज़ें जम जाती हैं, जैसे एब्जॉर्ब्ड गैसेस आर इफेक्टिवली रिमूव्ड बाय हीट व्हेन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने जिन दो चीज़ों को वेल्ड करना था, ठीक है, यानी ये वाली जो है, इनको आपने एनवायरमेंट कंडीशंस में रखा हुआ है, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशंस में आपने इनको रखा। एनवायरमेंट में आपकी गैसेस हैं, ठीक है। गैसेस कौन सी हैं आपको पता है कि नाइट्रोजन है, बेशक सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी का है, मगर ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और भी कई तरह की जो गैसेस हैं एयर में वो मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जो केमिकल पोल्यूशन होती है, ठीक है, केमिकल जिसको वो कार्बन फिल्म कह रहे हैं या ऑर्गेनिक फिल्म कह रहे हैं, ठीक है। केमिकल पोल्यूशन जो आपके एनवायरनमेंट में है, अगर ये आपकी मेटल्स के ऊपर जम गई और आपने इनको ऐसे ही वेल्ड कर लिया, तो ये भी अफेक्ट करेगा आपके वेल्ड को। इसका मतलब ये है द टू मस्ट बी स्टरलाइज्ड। इनकी जो स्टरलाइजेशन है वो ऐसी होगी कि पहले आप इनको हीट करें, ठीक है। हीट करके आप इनकी ये चीज़ें जो हैं वो, अच्छा अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने मेटल नंबर 1 को ही पहले ही हीट कर दिया, प्री हीट कर दिया वेल्ड करने से पहले, और मेटल नंबर 2 को, तो सबसे पहले तो ये कॉस्टली प्रोसीजर है, ठीक है। कॉस्ट यानी इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, फिजिबल नहीं है। और दूसरा, ये मेटल जो है ना वो डीफॉर्म हो सकती है, यानी इसकी फॉर्मेशन या इसकी शेप खराब हो सकती है। तो अब इसका फिर हल क्या है, वो ये बता रहा है कि चलें अब ये, वैसे तो आपको इनको कवर करके रखना चाहिए था। अक्सर आप देखें कि लोहे की चीज़ों के ऊपर जिनको हम चाहते हैं कि जंग ना लगे, हमने कोई ना कोई कपड़ा या कोई ना कोई इस तरह की कवरिंग चढ़ाई होती है, प्लास्टिक कवरिंग होती है, पैकेजिंग होती है उसकी, कि ये वाली जो चीज़ें हैं गैसेज या केमिकल पोल्यूशन, ये उसको रस्ट ना करें। इस तरह से तो फिर आपकी मेटल फटीग भी हो जाती है, मेटल टूट भी जाती है ना रस्टिंग से। तो अगर आप बहरहाल अब हम यूँ कह सकते हैं इन शॉर्ट, यानी ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि हमेशा हमारे पास नॉन आइडियल कंडीशन होती है, ठीक है। नॉन आइडियल कंडीशन से मुराद ये है कि जिन दो चीज़ों को आपने वेल्ड करना है, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो नॉन आइडियल कंडीशंस पर पड़ी हुई हैं, यानी मे बी इनमें कोई गैसेस भी एब्सॉर्ब हुई हो, ठीक है, एक चीज, और कुछ ना कुछ मे बी कुछ बेशक 0.01% कुछ केमिकल पोल्यूशन का भी कुछ आंसर जो है वो इसमें शामिल है।
तो अब क्या किया जाए, बिकॉज वी आर ऑलवेज हैव द नॉन आइडियल कंडीशंस। तो वो ये कह रहा है कि जब आप वेल्ड करेंगे ना यहाँ पे इन दो को, जब आप वेल्ड करेंगे तो जो वेल्ड की जो हीट है, हीट ऑफ द वेल्ड, वो इन चीजों को खत्म कर देगी। क्योंकि इन चीजों को जो मेटल में जो गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती है ना, उनको देखो निकालने का क्या प्रोसीजर। अब ये कोई विजिबल चीज तो है नहीं, ठीक है, इट इज नॉट विजिबल। हाँ, ये भी नोट कर लें, खास इंस्ट्रूमेंट अगर होगा हमारे पास, जैसे स्पेक्ट्रम एनालाइजर आपकी फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है, इस तरह से गैसेस को अगर आपने विजिबल करना, विजिबल तो मे भी कोई टेस्ट आप परफॉर्म करें बाहर। अगर मेटल्स ने कोई गैसेस को एब्जॉर्ब किया हुआ है तो अब उनको, मेरा बताने का मकसद ये था कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि आप उसको पिक करके निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कोई दूध तो नहीं है जैसे मक्खी को निकाल। बहरहाल जो एब्जॉर्ब गैसेस हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, बाय द हीट। और ये जो हीट ऑफ द वेल्ड है, इसका मतलब ये कहने का है कि ये अगर मेटल नंबर 1 है और ये जो इसका फेस है, ये वाला जो मेटल नंबर 1 का जो फेस है, या जो मेटल नंबर 2 का जो फेस है ये वाला, जब इन दोनों को हम कंबाइन करके हीट देंगे तो खुद ब खुद ये एब्जॉर्ब गैसेस निकल जाएंगी और केमिकल पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगी, हीट ऑफ द वेल्ड। बिकॉज हीट ऑफ द वेल्ड में अच्छा खासा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये उसका बताने का मकसद है। और फिर जो कुछ ऑक्साइड्स होते हैं ना, ऑक्साइड्स से मुराद ये है कि यानी कि आप यूँ कह लें कि ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जो है वेल्ड में जाके बबल बना देते हैं, ठीक है। आपने मे भी कभी देखा हो, ये जो आपका जो मेन गेट है ये अक्सर वेल्डेड होता है, या और तो उसमें आपको अगर कुछ उभरी हुई चीजें, यानी ऐसे हमें जनरली वेल्ड हमें ऐसे नजर आ रहा होता है, आपने, मैंने तो अभी तक इस तरह का देखा है। नहीं, जब भी उसको देखो ना तो वो उसकी शाइनी सरफेस नहीं होती वेल्ड की, बल्कि जहाँ से वेल्ड किया होता है वहां से कभी इस तरह से हुआ होता है, कभी इस तरह से हुआ होता है। इसके ऊपर बकायदा आप हाथ फेर सकते हैं। तो ये जो है ना वो, इसका मतलब ये है कि ये वेल्ड करने वाला बस वेल्ड का जुगाड़ लगा गया तो सही तरह वेल्ड नहीं किया, हालांकि ये इस तरह नहीं होता। और कई दफा छोटा सा बबल भी हमें नजर आ रहा होता है अंदर फंसा हुआ है ऐसा। ये जो बबल होता है ना, ये आप कह सकते हैं कि ये एक, अगर ऑक्सीजन मालिक्यूल अंदर अंदर अगर इसके फंस गया है तो ये वेल्ड को बाय द टाइम कमजोर करता जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑक्साइड्स, सही है। तो इसका मतलब ये है कि वेल्ड करते वक्त हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसको बीच में लाना पड़ेगा। ये आपने वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो है वो वेल्ड को वीक बना देती है, ऑक्सीडेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका जो तोड़ है वो क्या है कि हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो बीच में हम डाल दें, ये वो इस पॉइंट में जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ऑक्साइड्स, अगर अगर मेटल्स में ऑक्साइड्स हैं, सो दे आर क्लीन्ड बाय फ्लक्सेस। अब ये फ्लक्स क्या है ये मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एज स्लैग विच फ्लोट्स ओवर the weld bead and solidifies to protect it from further oxidation। कि ऑक्साइड जो हैं उनको हम ऐसे साफ करते हैं कि एक रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, और वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो पिघल के उस वेल्ड के ऊपर या उन मेटल्स के ऊपर जो है ना वो आ जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, ताकि वो फर्दर ऑक्सीडेशन ना होने दे और उन ऑक्साइड्स को भी ऊपर ले आता है। फ्लक्स का मतलब ये होता है पिघली हुई कोई चीज, ठीक है। फ्लक्स वैसे तो हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ा है, अभी लाइट फ्लक्स भी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जब वेल्ड में फ्लक्स की बात करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कोई मोल्टन चीज है जो कि सॉलिडिफाई हो जाएगी, सही है। यहाँ पर जो फ्लक्स है इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई स्पेशल सब्सटेंस है, मे बी कोई रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ऑक्साइड्स को कैप्चर कर लेगा या नहीं बनने देगा, तो वो पिघल के ऊपर वेल्ड के आ जाएगा। सो फ्लक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज नियरली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, के रूम टेम्परेचर पे तो वो कुछ भी नहीं है, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बना, बट विच बिकम्स स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर। कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वेल्ड के वक्त तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, और फिर वो वेल्ड के ऊपर, वेल्ड के ऊपर एक झाग की तरह, आप इसको झाग भी कह सकते हैं, एक झाग की तरह ऊपर आके जो है ना वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और फिर मेटेलिक मेटल्स के ऑक्साइड्स बनने से रोकेगा, ठीक है ताकि आपका जो वेल्ड है वो वीक ना हो।
तो सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस जो है, देयर आर अ नंबर ऑफ welding processes available, however their application is dictated by the metal properties। ठीक है कि अगर हमने सिलेक्शन करनी है तो हम मटेरियल की प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट, कि आपने वेल्ड का जॉइंट कैसा लेना है, क्या आपने छोटा सा, क्या आप सिर्फ एक जगह से वेल्ड करना चाहते हो या कंटिन्यूअस दो चीज़ों को वेल्ड करना है। ठीक है, क्वालिटी रिक्वायर्ड, देयर क्वालिटी रिक्वायर्ड इन सर्विस कंडीशन, कि जब जिन दो चीज़ों को आपने वेल्ड किया है, जब वो फील्ड में जाकर उन पर काम होगा तो कितना स्ट्रेस आएगा। ठीक है, और उनकी क्वालिटी, फिनिश्ड क्वालिटी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में वेल्डर आकर जो वेल्ड करता है उसकी हमें कोई इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं चाहिए, सारी बात है, कोई घर का वेल्डर कोई इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल लोड तो नहीं ना उसको कराने लगा। ठीक है, तो कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आर, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही फजूल ही वेल्ड कर दे। हमारी जो विंडोज होती हैं, गेट्स, जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल डिपेंड करता है ना कि आपने कहाँ लेना है, यानी वेल्ड कहाँ लेना है। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, कॉस्ट जैसे जैसे वेल्ड की क्वालिटी अच्छी करते जाओगे, उसकी टाइप बेहतर बनाते जाओगे, द कॉस्ट वुड इंक्रीज, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन एंड ऑपरेटर स्किल, ये सारी बातें मैं पीछे बता कर आया हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिकल मेथड मेथड ऑफ वेल्डिंग जो है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, वरना तो आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिकल मेथड नहीं आता, सारी बात है। तो अच्छा, अब ये बात है, अब देखो, अब ये इलेक्ट्रिकल मेथड जो है, ये मेथड है। ठीक है, और इसके तहत जो वेल्ड बनेगा वो वेल्ड की टाइप बन जाएगी। ठीक है, कि वेल्ड की जो टाइप है, वो फिर हम कहेंगे कि जी ये, मिसाल के तौर पर अगर एक छोटा वेल्ड बना है तो उसको हम स्पॉट वेल्ड कह देंगे, या इस तरह से जैसे अभी आगे आएगा। सो इलेक्ट्रिकल मेथड में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सो इट इज अ नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। नॉन फ्यूजन से मुराद ये है कि जो मेटल्स हैं वो आपकी मोल्टन स्टेट में नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी दो मेन टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, एक है फ्यूजन टाइप और एक है नॉन फ्यूजन टाइप। फ्यूजन टाइप में जो मेटल्स होती हैं, यानी अगर आप कोई इसका लेट से रेफरेंस मटेरियल पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात वो शुरू ही यहाँ से करते हैं कि जी वेल्डिंग की दो मेन टाइप्स, वेल्डिंग की दो मेन टाइप्स, वन इज कॉल्ड फ्यूजन एंड द अदर वन इज कॉल्ड नॉन फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन से मुराद ये होता है कि दो जो मेटल्स हैं, टू मेटल्स विल मेल्ट, टू मेटल्स विल मेल्ट टू फॉर्म वेल्ड, कि दो मेटल्स जो है वो मेल्ट होकर वेल्ड बनाएंगे, जबकि नॉन फ्यूजन में ऐसा नहीं होता, यानी बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल मेथड, अभी जो रेजिस्टेंस वाला हम पढ़ रहे हैं वो बता रहा है कि ये एक नॉन फ्यूजन मेथड है। ठीक है, सो वेल्डिंग प्रोसेस, द हीट एच जनरेटेड इज गिवन बाय द रिलेशन, वेरी वेरी वेल नोन रिलेशन आई स्क्वायर आर टी। इसीलिए तो हमने रेजिस्टेंस को यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर आर आ रहा था, इसी से हमने हीट लेनी है। सो टी जो है वो है टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ करंट, कितनी देर के लिए करंट अप्लाई करना है, और आई जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये डिपेंड करता है ऑपरेटर की स्किल के ऊपर, कि आपका जो ऑपरेटर है उसको उसकी कितनी स्किल्स हैं कि वो अपना टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को कंट्रोल कर सके। सो नीचे अब इसका एक जनरल एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है कि व्हेन द राइज इन टेम्परेचर इज सफिशिएंट, कि ठीक है कि जब टेम्परेचर जब वो सफिशिएंटली ज़्यादा हो जाता है, अ लार्ज प्रेशर इज अप्लाइड। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये दो मेथड्स हैं, यानी ये भी दो तरीके हैं। बाज़ औक़ात पहले प्रेशर अप्लाई किया जाता है, बाद में हीट लगाई जाती है, और बाज़ औक़ात पहले हीट लगाई जाती है, बाद में प्रेशर दिया जाता है। सिर्फ इसी से आपके वेल्ड की टाइप बदल जाती है, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए वी विल बी केयरफुल व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट, कि अब जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें वो कहता है कि पहले आपने हीट देनी है और फिर प्रेशर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज़ है, यानी अब जो हम मेथड पढ़ रहे हैं इसमें पहले हीट है फिर प्रेशर। सो व्हेन द राइज इन टेम्परेचर इज सफिशिएंट, कि जब हीट एक अच्छी खासी फॉर्म में जनरेट हो जाए तो एक प्रेशर लगाया जाता है एट द हीटेड इंटरफेस टू फॉर्म अ वेल्ड जॉइंट। ठीक है, सो द प्रोसेस वेरिएबल्स आर
कि जिन इस प्रोसेस में जो वेरिएबल्स होंगे जिन पर हम अपना पूरा वेल्डिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, वो करंट है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ करंट है, प्रेशर है, कितना प्रेशर अप्लाई किया जब हीट जनरेट हो चुकी थी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेशर क्या आपने अप्लाई किया, ज्यादा देर प्रेशर तो नहीं अप्लाई कर दिया, बहुत कम देर प्रेशर तो नहीं अप्लाई किया, यानी टाइम ऑफ प्रेशर, मटेरियल्स टू बी वेल्डेड एंड देयर थिकनेस, वो मटेरियल्स जिनको वेल्ड करना था उनकी टाइप क्या थी और उनकी थिकनेस क्या थी। ठीक है, सो ये आपके प्रोसेस वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, सर्किट डायग्राम फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग एज फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम देखें तो you can see कि you have a single phase AC supply and you can see a rectifier there, but it is a controlled rectifier कि आपने कितना रेक्टिफिकेशन लेनी है या कितने डिग्री ऑफ रेक्टिफिकेशन लेनी है। आपने मे बी थायरिस्टर ना पढ़ा हो, लेकिन आपने डायोड जरूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में कि डायोड जो है वो एज अ रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है। लेकिन डायोड में क्या होता है कि पूरी की पूरी वेव फॉर्म, यानी कि पूरा पॉजिटिव हाफ आपका रेक्टिफाई हो जाता है। पॉजिटिव हाफ आया डायोड, ये पॉजिटिव हाफ यहाँ पे आया, डायोड से गुजरा और रेक्टिफाई हो गया। नेगेटिव हाफ आया, डायोड से गुजरा और रेक्टिफाई आ गया। आप यूँ कह सकते हैं कि आई एम शोइंग यू अ फुल वेव रेक्टिफायर, बट नाउ इन दिस केस TH1 मीन्स थायरिस्टर। थायरिस्टर जो है ये एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मजीद चीज़ें आप मे बी अगर ये ऑफर हो ये सब्जेक्ट, तो आप उसमें ये चीज़ें पढ़ सकते हो। ये जो है इसमें फर्क होता है, एक ये डायोड में दो लीड्स होती है, इसमें जो तीसरी लीड होती है वो हम इस तरह से शो करते हैं। ये जो तीसरी लीड होती है ये गेट के अंदर है और ये कंट्रोल करता है कि अगर आपका पॉजिटिव हाफ आया थायरिस्टर को, यानी अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया, तो आपकी जो आउटपुट है वो मे बी आप इतनी ले रहे हो, इतनी, यानी बस इतना आपने रेक्टिफाई किया, बाकी का आपने छोड़ दिया। यानी मे बी 70 डिग्री से जब थीटा 70 था तो आपकी रेक्टिफिकेशन स्टार्ट हुई, 0 to 69 पॉइंट समथिंग डिग्रीज आपने रेक्टिफाई नहीं किया क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं थी। यही प्रोसेस जो होता है वो आपकी ड्राइव्स में होता है। ठीक है, जो आपकी आप यूँ कह लें, जो आपकी आप यूँ कह सकते हैं जो डीसी ड्राइव्स हैं आपकी, उनमें ये वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, कि कंट्रोल्ड यानी एसी आप देते हैं और वो आगे कंट्रोल्ड उसका पोर्शन, वेव का पोर्शन जो है वो रेक्टिफाई करता है। अब ये देखो कि वी हैव लेस सप्लाई हियर। लेस क्यों? क्योंकि पूरा हाफ तो नहीं आपके पास आ रहा। इसका मतलब ये है कि आगे एसी जो है उसका जो टेम्परेचर है, यानी जिसको अगर आपने ड्राइव लगाई हुई है, वो अब आपका रीच होने वाला है, यानी वो 26 डिग्री पे आने वाला है, समझ आई ना? तो ड्राइव जो है वो ऑटोमेटिकली इसको हम कहते हैं फायरिंग, इसकी फायरिंग कंट्रोल करती रहती है। तो यही सोर्स जो है वो यहाँ पर मैंने शो किया है, या यही आपके सामने शो है कि यू हैव कंट्रोल्ड डीसी सप्लाई है, आप यूँ कह सकते हैं। और ये वाला जो ट्रांसफार्मर आपको नजर आ रहा है ये कोई आम ट्रांसफार्मर नहीं है, बल्कि ये एक हाई फ्रिक्वेंसी जो है ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, सो इट इज अ हाई फ्रिक्वेंसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, जहाँ पे स्टेप डाउन क्यों? क्योंकि आपको वोल्ट की इतनी जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको करंट की जरा ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो आगे हीट जनरेट करता है। सही, तो द पॉइंट नाउ आई एम मेकिंग इज कि ये हाई फ्रिक्वेंसी क्यों बन गया ट्रांसफार्मर? क्योंकि थायरिस्टर से जो आपके पास आउटपुट आएगी, अब मैं आपको यहाँ पर वेव फॉर्म सारी बनाकर दिखा देता हूँ कि आपके पास ये एसी सप्लाई है। ठीक है, जो आपको इस तरह की वेव फॉर्म दे रहा है, उसके आगे आपके पास इस तरह से जो है वो एक ब्रिज लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से, और ये इसके साथ कनेक्टेड है। और अब यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगी वो ये होगी डीसी मगर होगी हाई फ्रिक्वेंसी की। हाई फ्रिक्वेंसी इसलिए क्योंकि गेट पे जो आपने पल्स दी है वो किलो हर्ट्ज में थी।
ठीक है। सो दैट इज वाई जो आपको यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगी वो इस तरह से यानी होगी डीसी, मगर हाई पल्सेटिंग डीसी, और ये इस तरह से होगी। आप इसका आगे मैग्नीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लगा लें। ठीक है, तो आप इसका जो ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये आप कंट्रोल कर सकते हो वाया ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये आपका कहलाता है फेराइट ट्रांसफार्मर, यानी ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है और स्पेशली तैयार करवाया जाता है क्योंकि इसमें हाई पल्सेटिंग डीसी आपके पास आ रही है। ठीक है, और आप इसका यहाँ पर वोल्ट कम कर सकते हो और जो करंट है वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये आप इस तरह की जो है ना वो वेव फॉर्म आपके पास प्राइमरी पर आपके पास आ रही है। ठीक है, तो आगे आपकी जो है वो इलेक्ट्रोड्स है। Okay, so this is the circuit diagram for the resistance belt. अच्छा, अब इसमें आपकी जो टाइप्स हैं दैट आर स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्डिंग एंड फ्लैश बट वेल्डिंग। ये जो टाइप्स हैं ये मैंने बताया था, जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है ये उसकी बेस पर टाइप्स है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस की आगे पता नहीं क्या टाइप है। मेनली रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट आपके पास बना वो स्पॉट बना, यानी स्पॉट टाइप वेल्ड बन गया। यहाँ पर सीम का मतलब होता है कंटिन्यूस वेल्ड बन गया, यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्शन टाइप वेल्ड बना है। यानी प्रोजेक्शन से मुराद ये होती है कि मेन मेटल का प्रोजेक्शन नजर आता है, जैसे कि ऐसा वेल्ड है। ठीक है, एंगल्ड वेल्ड आप कह सकते हैं। अपसेट बट वेल्डिंग जो है इसमें यानी कि आपको वेल्ड नजर आ रहा होता है। ठीक है, यानी देखे ना कई दो चीजों को जो जब आप कंबाइन करते हैं तो वेल्ड नजर नहीं आता, आपको बता दिया जाता है ये वेल्डेड चीजें हैं। लेकिन अपसेट या फ्लैश बट वेल्डिंग जो है, अपसेट बट वेल्डिंग में आपको वेल्ड नजर आता है और फ्लैश बट वेल्डिंग में भी नजर आता है। बट से मुराद यही है कि आपको जो वेल्ड का जो बट है वो नजर आ रहा है। और अपसेट और फ्लैश इसमें थोड़ा सा प्रोसेस का फर्क होता है। ठीक है, इस वजह से ये दो अलग अलग। सबसे पहले हम स्पॉट वेल्डिंग जो है ना इसको देखते हैं। ये उसकी डायग्राम बिल्कुल ऐसी जैसे पीछे थी, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये एसी पावर सप्लाई है, उसके बाद यानी ये सप्लाई आ गई आपके पास। उसके बाद ये टोंग है। टोंग से मुराद ये होता है कि यानी एक ऐसी चीज जिसके जरिए आप प्रेशर लगाना चाहते हैं। देखें, अगर आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पर प्रेशर लगाएंगे ना तो आपकी इलेक्ट्रोड ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड का होना क्यों जरूरी है? इलेक्ट्रोड अगर आप नहीं रखेंगे तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपने कैसे दी? ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है यानी कि यानी खैर रेजिस्टेंस तो आपकी यहाँ पर आएगी जो कॉन्टेक्ट एरिया है दोनों मेटल्स का जिनको आपने वेल्ड करना है। लेकिन इलेक्ट्रोड जो है इसके जरिए आप करंट दे रहे हैं। यस, इलेक्ट्रोड जो है इसके जरिए आप करंट दे रहे हैं, करंट सोर्स है। और रेजिस्टेंस जो है वो वहां पे बन रही है जहाँ पे दो चीजों को आपने वेल्ड करना है। ठीक है, सो ये पॉइंट जो नोट कर लें जरा। So electrode is meant to carry the current and the resistance will be at the weld point. तो इलेक्ट्रोड जो है वो प्रेशर के लिए नहीं बनी। हाँ, लेकिन अगर हमने प्रेशर अब अप्लाई करना है तो इसके ऊपर एक और हम डिवाइस रख देते हैं जो कि प्रेशर लगाने से डी फॉर्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा, उसको टोंग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल डिवाइस है, इसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो इलेक्ट्रोड हमारी खराब नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज योर डायग्राम फॉर द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, इसको RSW भी बोलते हैं। अच्छा, स्क्वीज टाइम, इसमें कई सारे टाइम्स हैं जैसे मैंने बताया था। अभी हम इन टाइम्स को यहाँ पर डिफाइन भी करेंगे। स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम एंड ऑफ टाइम। ठीक है, अब वो यहाँ पर बता रहा है कि सर्टन कांस्टेंट pressure is maintained from squeeze time till hold time। सही, कि स्क्वीज टाइम से लेकर होल्ड टाइम तक। स्क्वीज से मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा कि अब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यानी कोई चीज को स्क्वीज किया जा रहा है। ठीक है, दबाया जा रहा है। और वेल्ड टाइम से मुराद ये होता है कि अ, जिसमें दोनों चीजें जुड़ रही हैं, बाकायदा से दोनों चीजें अब जुड़ रही हैं, वेल्ड हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है।
होल्ड टाइम का मतलब ये होता है कि कुछ देर वैसे रखा जाए ताकि बॉन्ड बन जाए। ठीक है। सो वो कहता है कि सर्टन, यानी अब स्क्वीज टाइम से लेकर होल्ड टाइम तक आपने प्रेशर को अप्लाई करना है। सो ये प्रेशर का टाइम आ गया आपके पास। ठीक है। सो सर्टन कांस्टेंट प्रेशर इज मेंटेन्ड फ्रॉम स्क्वीज टाइम टिल होल्ड टाइम। ये हो गया। उसके बाद आगे हम अब बताएंगे करंट वाइज। ये तो प्रेशर हो गया। ठीक है। नाउ इफ द करंट इज टू हाई, अगर आप करंट को बहुत ज्यादा दे दें। अच्छा, अब हम ये दोनों वेरिएबल्स को ना डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट वेरिएबल इज प्रेशर एंड द अदर वेरिएबल इज हीट। जारी बात है, जो करंट से आ रही है। ठीक है। तो इसमें पहले हीट दी जाती है, फिर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो अब हम ये दोनों चीजों को बता रहे हैं कि अगर हीट ज्यादा दे दी तो क्या होगा, अगर प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया तो क्या होगा। ठीक है। सो नाउ इफ द करंट इज टू हाई, इसका मतलब ये है कि अब हम हीट की बात कर रहे हैं। सो अगर आप करंट बहुत ज्यादा दे दें, आपसे कंट्रोल नहीं हो सका, सो वेल्ड एक्सपल्जन, वेल्ड जो है वो यानी वेल्ड एक्सपल्जन से मुराद ये होता है कि जहां पर वेल्ड होना चाहिए था वहां से निकल के बाहर आ जाए। ठीक है। यानी कि ये जो आप यूँ कह लें कि जिसको आप कहते हैं ना कि उबलना, एक्सपल्जन से मुराद ये होती है कि वो मेटल का जो इंटरफेस बना है, यानी दो जो मेटल्स का इंटरफेस बना है, वहां से वो बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। जो है वो यानी कि एक्सपल्जन हो गई उसकी। ठीक है। या बल्जिंग हो गई, बल्जिंग। हाँ, बल्जिंग इसका दूसरा वर्ड। कि आपका जो वेल्ड है वो क्यों, क्योंकि आपने करंट बहुत ज्यादा दे दिया है ना, तो हीट ज्यादा जनरेट हो गई, तो आपका वेल्ड जो है वो अब यानी जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ, बल्कि उबल गया आपने। नाउ कैविटेशन, कैविटेशन भी हो सकती है। कैविटेशन से मुराद ये है कि जो दो मेटल्स वेल्ड होना थी, वेल्ड होने की बजाय कैविटी बन चुकी है। ठीक है। तो ये हीट से होता है। रिड्यूस्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के, अगर आपने जो आपका वेल्ड बना है वो अच्छा वेल्ड नहीं बना। ठीक है। क्योंकि आपने करंट ज़्यादा दे दिया है, हीट ज़्यादा जनरेट हो गई है, तो उसमें जो है ना, जो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं स्ट्रेंथ वाइज, वो रिड्यूस हो चुकी हैं। एंड इलेक्ट्रोड एम्बीडमेंट इन द सरफेस। ठीक है। तो ये जो रिड्यूस्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर नीचे के पॉइंट से कवर होता है। जैसे वेल्ड एक्सपल्जन, अगर आपका वेल्ड जो है वो उबल गया, इसका मतलब ये है कि अब आपका वेल्ड की वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी जो आपको चाहिए थी। अगर कैविटी बन गई तब भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोड एम्बीडमेंट, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है, और जारी बात है कि अगर आप करंट ज्यादा देंगे तो फिर ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रोड एम्बीडमेंट से मुराद ये होता है कि इलेक्ट्रोड अंदर ही खुब गई है, इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल के अंदर चली गई है। ठीक है। अंदर 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 वेल्ड हो गई, यूँ कह लें, अब बाहर ही नहीं आनी, आपकी इलेक्ट्रोड ही खराब हो चुकी है। सही, क्योंकि आपने हीट ज्यादा दी तो वो अंदर ही धंस गई इन द सरफेस। नो इफ द करंट इज टू लो, अगर आप करंट बहुत कम कर देते हैं तो क्या होगा, अनफ्यूज्ड सरफेस एंड पुअर वेल्ड, वेल्ड नहीं होगा, अनफ्यूज रहेंगी सरफेसेस, वेल्ड नहीं हो सकता। ठीक है। इसमें आप ये बात है। इफ द प्रेशर इज हाई, अगर आप प्रेशर अब हाई रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, विल इंक्रीज the contact and decrease the contact resistance. So not will increase the contact and decrease the contact resistance, and so less heat will be generated. अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा लगा देते हो तो चूंकि अगर आपने अगर ये इस तरह से दिखा रहे हैं ना वो दो चीजों को। ठीक है। तो अगर आप जो है वो प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा आपको हो, तो बिल्कुल इक्वल बनाना था, बड़ा बन जाए। अगर आप जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लगा देते हो, ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस एरिया, ये वाला वो बात कर रहा है, ये आपके पास बहुत कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है। तो आपके पास जो है वो हीट जो है वो कम जनरेट होगी। ठीक है। सो विल इंक्रीज द कॉन्टेक्ट
and decrease the contact resistance, and so less heat will be generated. So it may also lead to distortion and reduced electrical life. ठीक है, so if the contact area will decrease, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगी. अब आपका जो सोर्स है उसका जो करंट है वो तो सेम ही है ना, यानी अगर आपकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गई है और करंट जो है वो आपका सेम है, तो उतनी हीट जनरेट नहीं होगी आप. ठीक है, यानी कि आप यूं कह लें कि जो, यानी ये इक्वेशन वाइज तो यूं लग रहा है कि मे बी आपकी जो हीट है वो ज्यादा जनरेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. मतलब द पॉइंट इज कि आपका जो सोर्स है वो ही रेजिस्टेंस के मुताबिक नहीं है. अगर आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा बन जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है, अच्छा सॉरी, विल इंक्रीज द कॉन्टेक्ट, ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया, सॉरी. इसको मैं रिवाइज कर दूं. सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी ये इस तरह से होगा. So if the pressure is too high, ठीक है, यानी अगर आप जो है वो टोंग से प्रेशर को आप बहुत ज्यादा अप्लाई करते हो, तो आपका जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा. अच्छा, ये बढ़ना और कम होना ही मैं आपको बता देता हूँ. एक्चुअली मैं उसको वेल्ड के तौर पर ले गया था, तभी वो मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहा था. ये आगे आएगी, ये वाली जो मैंने अभी नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दी थी ना से पहले, वो आगे आएगी, वो यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर क्या है, यानी वो होती है कि जब आपका वेल्ड हो जाता है, ठीक है, जब आपका वेल्ड हो जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि वहां पर जो आपका जो कॉन्टैक्ट एरिया वो बढ़ गया और दूसरी जगह जो है वो आपका कॉन्टैक्ट एरिया कम है, और इस तरह से. तो वो वहां पर एक्सप्लेनेशन होती है आफ्टर वेल्डिंग, आप यूँ कह सकते हैं. ठीक है, वो आफ्टर वेल्डिंग है. लेकिन अगर अभी वेल्ड नहीं हुआ और आपने प्रेशर को बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो आपका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एंड सो द हीट विल बी लेस. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वेल्ड होगा वो सही तरह से नहीं बनेगा. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इफ यू अप्लाई टू मच प्रेशर, ठीक है, अगर आप प्रेशर जो है वो ज्यादा कर देते हो, द कॉन्टैक्ट एरिया वुड इंक्रीज. ये बात याद रखें, जो कॉन्टैक्ट एरिया, मैं इसको इसके मुताबिक बता दूं, जो कॉन्टैक्ट एरिया है ये सिर्फ उस वक्त इंक्रीज करना चाहिए ओनली आफ्टर वेल्डिंग, कि जब दो चीजें आपकी वेल्ड कर जाएं तो आपका कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज करना चाहिए. बिफोर वेल्डिंग, बिफोर वेल्डिंग, बिफोर वेल्डिंग अगर आपका कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने जरूरत से ज्यादा प्रेशर जो है ना वो लगाया, और फिर आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और हीट कम जनरेट होगी. ये वो एक्सप्लेन कर रही है. ठीक है, तो द कॉन्टैक्ट एरिया शुड इंक्रीज आफ्टर वेल्डिंग. सही है, और जो है फिर, लेकिन हम उस वक्त तक वहां से हीट को खत्म कर देते हैं, और तब हम यानी हीट को कंट्रोल करते हैं, आप यूँ कह लें. तो ये वो चीज़. तो जो मैं पहले बता रहा था वो मैंने बताया कि वो आई वाज टेकिंग इट लाइक कि वो वेल्ड हो चुका है. लेकिन ये यानी जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ से बता दूँ. सो द पॉइंट इज कि इफ द प्रेशर इज हाई, अगर प्रेशर जो है वो बहुत आप हाई लगा देते हो, और इट विल इंक्रीज द कॉन्टैक्ट, यानी कि एरिया बढ़ गया, एंड डिक्रीज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, so कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एंड सो लेस हीट विल बी जनरेट. सो ये बिफोर वेल्ड बात हो रही है. सही है, सो इसका मतलब ये है कि लेस हीट जनरेट होगी और आपका वेल्ड सही तरह से नहीं होगा, एंड इट मे लीड टू डिस्टॉर्शन एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोड लाइफ. ठीक है, तो ये आपका डिस्टोर्शन या की तरफ भी चला जाएगा. डिस्टोर्शन किसकी, और इलेक्ट्रोड की, कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो आपकी इलेक्ट्रोड भी खराब हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी. इसमें लीड टू डिस्टोर्शन मतलब इलेक्ट्रोड की डिस्टोर्शन, एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल लाइफ, कि आपकी जो इलेक्ट्रोड की जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी. इंक्रीज इन करंट टाइम. अच्छा, ऊपर देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और यू कह लें कि मेन पॉइंट्स हैं स्पॉट वेल्डिंग.
अच्छा, यहाँ पे हमने ये लिखा है कि इफ द करंट इज टू हाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, नॉट नॉट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ करंट, यानी ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इफ द करंट इज टू हाई यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज हाई, एंड इंक्रीज इन करंट टाइम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आप टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ करंट की बात कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप करंट को अप्लाई करने का टाइम भी बढ़ा देते हो तो भी क्या होगा, इट विल मेक द नगेट ग्रोथ अप टू द इलेक्ट्रोड सरफेस। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर हमने बताया था ना कि वेल्ड एक्सपल्ज हो जाएगा या बल्ज आउट हो जाएगा, वेल्ड एक्सपल्जन। वो चाहे आप मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को ज्यादा कर दें या टाइम, अगर आप कहते हैं यार मैंने तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को कंट्रोल रखा है, लेकिन अगर आपने टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ करंट को ज्यादा कर दिया तो भी यही होगा कि आपका वेल्ड जो है वो एक्सपल्ज हो जाएगा। सही है। या ये सारी चीजें जो कैविटी भी बन सकती है, रिड्यूस्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रोड एम्बीटमेंट इन द सरफेस, ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आपने मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा लेकिन टाइम को बढ़ा दिया। सही है। तो ये जो है वो इसका डिसएडवांटेज होगा। अच्छा, व्हाट विल हैपन व्हेन द टू प्लेट्स, अच्छा ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द टू प्लेट्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर वेल्डेड एंड डिफरेंट कंडक्टिविटी आर वेल्डेड। अब हमारे पास रियल सिनेरियो में क्या होता है, अभी देखिए यहाँ तो आपको डायग्राम में ये दिखाया गया है कि जो दोनों प्लेट्स आप वेल्ड कर रहे हो वो बिल्कुल आइडियल आपको दिखाई नहीं है, इक्वल थिकनेस की हैं और जो है इनके सेम सेम प्रॉपर्टीज की हैं। अगर यानी अब जो पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि अगर थिकनेस सेम ना हो, यानी एक की थिकनेस ज्यादा एक की थिकनेस कम, और हमेशा ऐसा ही होता है, यानी रियल फील्ड में आपके पास जिन दो चीजों को वेल्ड करना होता है उसमें बाज़ बात एक चीज बहुत ही थिन और दूसरी थिक होती है, और दूसरा ये कि दोनों एक सेम मेटल्स की नहीं हो सकती, डिफरेंट मेटल्स की भी होती है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही रियली हमारे पास ऐसे होता है कि उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, यानी हम बजाय इसके कि हम ये कहें कि डिफरेंट मेटल्स हैं, हम यूँ भी कह सकते हैं कि उनकी, क्योंकि उनमें करंट फ्लो कर रहे हैं ना इस वक्त, यानी हम इलेक्ट्रिकल मेथड पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने ये नहीं कहा कि डिफरेंट मेटल्स, बल्कि हमने कहा डिफरेंट कंडक्टिविटी। जाहिर बात है डिफरेंट मेटल्स होंगे तो उनकी कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। सो डिफरेंट कंडक्टिविटी, अगर दो आपके पास प्लेट्स जिनकी थिकनेस डिफरेंट हो और कंडक्टिविटी डिफरेंट हो, उनको अगर आपने अब वेल्ड करना है तो उस केस में हमारा ये फार्मूला है कि डी ई इज इक्वल टू 0.1 प्लस 2t इन मिलीमीटर्स। ठीक है। कि आपका जो फिर हम इसको फिर कंट्रोल कैसे करते हैं, हम यूं कंट्रोल करते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोड होती है उसकी थिकनेस को वेरी कर लेते हैं। ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि द इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर सिलेक्टेड, कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो मुख्तलिफ डायमीटर्स के फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ना, अगर इलेक्ट्रोड जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, और वहाँ पर करंट जो है वो आपका ज़्यादा फ्लो करेगा। और अगर एक इलेक्ट्रोड जो है उसकी थिकनेस जो है वो कम है, वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो कंडक्टिविटी जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और जो थिकनेस वाली चीज़ है वो भी एड्रेस हो जाती है। तो हम अपनी इलेक्ट्रोड्स को डिफरेंट डायमीटर्स का हम जो है वो बना लेते हैं। तो वो कहता है कि इफ टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, कि टी जो है अगर वो प्लेट की थिकनेस है, ये जिन प्लेट्स को आपने वेल्ड करना है, तो जो उसके मुताबिक जो आपका इलेक्ट्रोड का जो डायामीटर है वो बन जाएगा डी इज इक्वल टू 0.1 प्लस 2 मिलीमीटर। ठीक है। कि अगर आपके पास लेट से 2 मिलीमीटर्स, अगर हम कहते हैं कि मेरी जो ये वाली जो प्लेट है ये जो ऊपर की जो प्लेट है, ऊपर की प्लेट की जो मेरे पास थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर है, तो ये वाला जो इसका जो इलेक्ट्रोड होगा उसका डायामीटर क्या होगा। ठीक है। सो 2 × 2 4, 4 + 0.1, तो ये आपके पास बन जाएगा 4.1 मिलीमीटर, यानी उसका जो डाया है वो 4.1 मिलीमीटर बन जाएगा। और अगर जो नीचे वाली प्लेट है उसकी थिकनेस जो है वो 1 मिलीमीटर है, उसका जो डाया है वो क्या बन जाएगा 2.1 मिलीमीटर। अब बड़ा फर्क है 4.1 मिलीमीटर और 2.1 मिलीमीटर में, बड़ा फर्क है। ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग क्या है, इट इज हाई स्पीड ऑफ
ऑपरेशन के ये बड़ा क्विकली हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, जहाँ पे बिजली का काम है या बिजली के इलेक्ट्रिकली आप इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए काम कर रहे हो तो उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ कि द मोर स्पीडी वेल्डिंग इज, द मोर स्किलफुल द पर्सन, द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन इज। ठीक है कि आपको वहाँ पे स्किल सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पर स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर अच्छा दूसरा जो इसका एडवांटेज है कि ये क्लीन क्लीन प्रोसेस है, यानी इसमें कोई भी जो है यानी यूँ नहीं है कि फ्यूज हो के या वेल्ड हो के चीज़ें नीचे को गिर रही हैं या नीचे हमारे पास जो है वो गंद पड़ रहा है या इस तरह से, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल क्लीन चीज़ है। इन दो चीज़ों ने वेल्ड होना है, उनके दरमियान एक नगट बन जाना, एक स्पॉट बन जाना है। ठीक है, और नो वेल्डिंग रॉड्स एंड लेस ऑपरेशनल स्किल्स। ठीक है कि जो है इसमें लेस ऑपरेशन स्किल से मुराद ये अभी मैंने जैसे कहा कि इसमें ज़्यादा ऑपरेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पर अब एक जो पॉइंट है वो है लेस ऑपरेशन स्किल्स का। तो उससे मुराद ये है कि ये कोई, यानी अगर हम इसको कंपेयर करें आपकी जो है मैकेनिकल वेल्डिंग से, या आपकी जो है जैसे हमने उसमें पढ़ा था अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और जो बड़े स्पेशल टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, तो उससे जारी बात है कि इसकी जो स्किल सेट है वो उसके लिहाज से कम लिखी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज द पॉइंट दैट वेयर यू हैव हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन द मोर स्किल सेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो ऐसे ही होता है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है लेस ऑपरेशन स्किल्स, ये मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिवली लिखा हुआ है कि अगर हम इसको कंपेयर करें विद अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्रोसेसेस, उससे वाकई में लेस ऑपरेशन स्किल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स बात ये है इन शॉर्ट। अच्छा अच्छा, इसमें वेल्डिंग रॉड्स इस्तेमाल नहीं होगी। वेल्डिंग रॉड से मुराद फिलर होता है, यानी आपको कोई स्पेशल फिलर की इसमें जरूरत नहीं है, फिलर एक देने की। यानी थर्ड थर्ड मैंने बताया था ना कि एक तो दो तो मेटल्स हो गई और थर्ड कोई चीज है जो आप इसमें देना चाह रहे हैं, तो वो थर्ड चीज के तौर पर आ जाता है। तो इसमें वो उस चीज की जरूरत नहीं। तो इसमें हाँ, जो मैं अब बात बता रहा हूँ ये है कि स्टूडेंट्स जो इसमें जो टॉपिक में जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है अभी आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लेस ऑपरेशनल स्किल्स एंड इन द फर्स्ट पॉइंट वी हैव सीन दैट द हाई ऑपरेशनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, स्किलफुल पर्सन इज रिक्वायर्ड। तो बात यह कि जो टेक्स्ट में जो चीजें लिखी होती है ना, इनको फॉर ग्रांटेड ना लिया करें, बल्कि इनको एनालाइज और इन्वेस्टिगेट किया करें, ये बहुत जरूरी है। और इसी इसी से आपको एक्चुअल कंडीशंस का पता चल सकता है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो कि एक्चुअली वो कैसी होती होगी, या अगर ये इसने चीज़ लिखी है तो क्या या इस चीज़ का डोमेन क्या है। अब देखें ना, लेस ऑपरेशनल स्किल्स जो है, इसका जो डोमेन है वो मैंने आपको बताया कि इफ वी कंपेयर इट विद अदर थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन या डिस्कशन या जो एनालिसिस है वो आप लोगों को भी करना आना चाहिए। लाइक वी हैव डन टू मच इन लैब। लैब में हमने बहुत सारे रिजल्ट्स को, जो सही भी रिजल्ट्स थे उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि रिजल्ट तो क्या जाए कि 300% एफिशिएंसी है लेट्स से और समथिंग। तो ये इस तरह की चीज़ है। ठीक है कि जो टेक्स्ट में लिखा होता है ना उसको फोर ग्रांटेड में लिया जाए। चलिए इतना आज के लिए काफ़ी, फिर हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट सीम वेल्डिंग एंड बट रेजिस्टेंस अपसेट बट वेल्डिंग एंड फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है, मैं फिर लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर।